देखो बात कर लेते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट के अंदर भी लेवल्स डिवाइड कर दिए गए हैं। देखो मीनिंग क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है। देखो जॉब पोजीशंस की हायरार्की। हायरार्की क्या है, हायरार्की एक सिस्टम होता है जिसके अंदर टॉप से लेके जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक सीक्वेंस सीरीज़ चलती रहती है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब पोजीशंस में, जो क्या बताती है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन बताती है। अथॉरिटी मतलब क्या हो जाता है कि किसके पास राइट है कि वो ऑर्डर दे सके, और किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ऑब्लिगेशन है कि वो उस गिवन वर्क को फुलफिल करे। ठीक है, उसे किसको आंसर करना है। ठीक है, तो यानी क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या आ जाता है, बस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है, एक हायरार्किकल ऑर्डर, बस इतना याद रखना कि हायरार्किकल ऑर्डर में ये फॉलो होते रहते हैं, यानी कि टॉप से लेके बॉटम तक के बीच में ये हायरार्की चेन बनती रहेगी। ठीक है, क्लास डिवाइड होता रहेगा। अब देखो ये क्यों ज़रूरी है, लेवल्स मैनेजमेंट चल रहा था लेकिन उसके अंदर लेवल्स बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। ये ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये बताता है कि ये डिटरमाइन करता है, क्या करता है, ड्यूटीज ऑफ वेरियस मैनेजर पोजीशंस विच इंक्लूड्स हु दे रिपोर्ट टू एंड हु रिपोर्ट्स टू देम। यानी कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसके अंदर कोई भी मैनेजर बना रहे, चाहे टॉप पे मैनेजर बना रहे हैं या फिर जनरल पे मैनेजर बना रहे, कोई भी मैनेजर लाइन पे बना रहे, उसके पास कुछ ना कुछ उसकी ड्यूटी होगी। ठीक है, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग या उसके मैनेजमेंट लेवल के अकॉर्डिंग उसकी कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ डिफाइन कर दी गई होंगी। ठीक है, और फिर इसमें मेन लाइन क्या आती है कि इसमें ये पता चलता है कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा और जो जिसने रिपोर्ट करनी है वो अब किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, यानी कि कौन किसे ऑर्डर देगा और कौन उस ऑर्डर को रीच करवाएगा जिसने ऑर्डर दिया होगा। ठीक है, आगे इसके अंदर लेवल्स क्या क्या आ जाते हैं, टॉप है, मिडिल है, बॉटम है। बॉटम को सुपरवाइजरी लेवल भी बोल दो या फिर फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट लेवल भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो टॉप मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, टॉप मैनेजमेंट जो होगा लेवल, उसमें सिर्फ और सिर्फ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव लेवल्स ही होते हैं। यानी कि जो भी कंपनी के जैसे बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, मोस्ट सीनियर हैं, जिनके पूरा एक्सपीरियंस है, हर फील्ड में उनका एक्सपीरियंस है, हर डिपार्टमेंट में उनका एक्सपीरियंस है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी उनका एक्सपीरियंस है और इंटरनल एनवायरनमेंट में भी उनका एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वो लोग ही हैं जो बताएंगे कि क्या बोलते हैं कंपनी को कैसे रन करना है। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या आता है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट में क्या आता है, उन टॉप मैनेजमेंट का, उस टॉप मैनेजर जो भी उसमें आ रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं खुद को, उनका मेन काम क्या होता है, मेन वर्क क्या होता है, क्योंकि वह इनका मेन टास्क ये होता है कि वही ले डाउन करते हैं, फॉर्म करते हैं कंपनी के जो भी गोल्स होंगे, जो भी पॉलिसीज़ होंगी या जो भी स्ट्रैटेजीज़ होंगी कि कैसे वर्क करना है। ठीक, वही रिस्पॉन्सिबल होंगे गोल के भी, पॉलिसीज़ के भी और स्ट्रैटेजीज़ मेंटेन करने के भी। उनकी मेन ड्यूटी ये रहेगी कि वो देखो टॉप मैनेजमेंट जो है वो किससे कम्युनिकेट करेगा, मिडिल मैनेजमेंट से। टॉप मैनेजमेंट किससे कम्युनिकेट करेगा, मिडिल मैनेजमेंट से। ठीक है, अब ये नहीं कि टॉप मैनेजमेंट डायरेक्ट बॉटम लेवल से जाके कम्युनिकेट कर ले या बॉटम लेवल डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट से जाके कम्युनिकेट करे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। टॉप मैनेजमेंट वाला ही मिडिल से कम्युनिकेट करेगा, और फिर अगर टॉप मैनेजमेंट को कुछ लास्ट में दिक्कत है तो वो अपनी मिडिल मैनेजमेंट से कहेगा कि तुम बॉटम लाइन मैनेजमेंट से बात करो, उनसे कुछ भी उन्हें करवाना होगा वो करवाएंगे। ठीक, लेकिन टॉप मैनेजमेंट हमेशा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से ही कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, बीच में ये लिंक नहीं तोड़ सकते हैं, इसे इससे बात करनी होगी, फिर इसे इससे बात करनी होगी। और अगर बॉटम लाइन ऑफ मैनेजमेंट को अपनी बात पहुंचानी होगी टॉप मैनेजमेंट तक, तो बॉटम को पहले मिडिल को बतानी होगी, फिर टॉप को बतानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया, उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉप मैनेजमेंट की कि वो कम्युनिकेट किससे करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मिडिल मैनेजमेंट के कम्युनिकेशन में बने रहते हैं। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट ही है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, पूरा प्रॉफिट, पूरा लॉस, पूरी स्ट्रेटजीज, पॉलिसी, सब कुछ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि यही होते हैं जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, यही होते हैं टॉप मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, इनका मेन टास्क क्या होता है, गोल को डिफाइन करेंगे, पॉलिसीज़ मेंटेन करेंगे और स्ट्रेटजीज बनाते रहेंगे। इनकी ड्यूटी क्या होती है, ये कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन में यानी कि टच में रहते हैं मिडिल मैनेजमेंट के, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो
इसके अंदर क्या आ जाता है, ये बताता है कि इसमें अब ये तो समझ लिया कि टॉप मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं या उनके फीचर्स क्या हैं या उनके ड्यूटीज़ या उनका वर्क क्या है। अब ये तो जान लो कि क्या बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट के अंदर आता कौन कौन है। तो इसमें कौन कौन आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर नाम से एक इंसान आएगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, सीईओ होंगे, सीपीओ होंगे, सीटीओ होंगे। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीपीओ चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर और सीटीओ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ठीक है। वाइस चेयरमैन, ये सब लोग कॉमन लोग आते हैं टॉप मैनेजमेंट के अंदर। अब देखो बात कर लेते हैं मिडिल मैनेजमेंट की, ठीक है। मिडिल मैनेजमेंट जो कि टॉप, मिडिल और बॉटम लेवल के मिडिल में आता है, ठीक है। अब देखो इसकी मीनिंग देखो, समझो ये क्या है। इट इज़ बिटवीन एग्जीक्यूटिव लेवल, यानी कि टॉप लेवल को एग्जीक्यूटिव लेवल भी बोलते हो, क्योंकि वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स मोस्ट सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल के मिडिल में आता है, ठीक है। अगला देखो इसका पॉइंट, द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट आर नाउ अंडर कंसर्न ऑफ मिडिल मैनेजमेंट, ठीक है। जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज मेंटेन की थी वो अब किसके कंसर्न में आ गई हैं, मिडिल मैनेजमेंट की, ठीक है। देखो इसके अंदर पॉइंट क्या है, दे हैव टू, यानी कि मिडिल मैनेजमेंट हैव टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये जो पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट ने बनाई थी वो अब मिडिल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको इम्प्लीमेंट करवाए, यानी कि उनको यूज करवाए, यानी कि वर्क करवाए किससे, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है राइट टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग एम्प्लॉयज काउंट इन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी पर्सनल की जो काउंटिंग है या उनके नंबर्स ऑफ पर्सनल जो हायर करने हैं या स्टाफ को किस डिपार्टमेंट में कहाँ मतलब एम्प्लॉय करना है, तो वो सबका राइट किसके पास होता है, मिडिल मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। मिडिल मैनेजमेंट के पास में ये अथॉरिटी होती है, ठीक है, रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ की काउंट के ऊपर, ठीक है। अब देखो मिडिल मैनेजमेंट ही है जो कोऑर्डिनेट करके रखता है, यानी कि कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखता है बोथ डिपार्टमेंट, इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में मिडिल मैनेजमेंट ही है जो कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखता है। फॉर क्यों करके रखता है, फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, सेटिंग गोल्स फॉर लोअर लेवल मैनेजर्स। यही है मिडिल मैनेजमेंट ही है जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजर के लिए यानी कि लोअर लेवल पे जो मैनेजर्स आते हैं उनके लिए गोल्स, यानी कि उनके जो टारगेट्स होती हैं उनके लेवल पे उन्हें सेट करता है, ठीक है। उनके लिए टारगेट सेट करता है मिडिल मैनेजमेंट। देखो मिडिल मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो ड्यूटीज़ टॉप मैनेजमेंट ने उसे दी थी, जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कराने के लिए दी थी लोअर मैनेजमेंट को, उन सब का फीडबैक क्या चल रहा है, ठीक है। बॉटम लेवल से लेके मिडिल मैनेजमेंट लेवल तक से लेकर टॉप मैनेजमेंट को फीडबैक देना पड़ता है, और वो देगा कौन, मिडिल मैनेजमेंट ही है। जब कोऑर्डिनेट कर रही हो तो उसके लिए ऑब्लिगेशन भी तो तुम्हारी है, यानी कि तुम्हें ही फीडबैक देना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्या है इसके अंदर आता है, अगला है मोटिवेट पर्सनल टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी। मिडिल मैनेजमेंट का ही वर्क होता है कि वो जो पर्सनल इन दोनों लेवल पे जो हायर कर रखे हैं, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इन दोनों लेवल्स पे, मिडिल पे और बॉटम पे, उन्हें मोटिवेट करे रखना, उन्हें वर्क को और जो कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके लिए मोटिवेट करे रखना, ताकि कंपनी की हायर प्रोडक्टिविटी बनी रहे, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ की इफ़िशियंसी भी मेंटेन रहे। अब देखो इसके अंदर मिडिल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आता है, इसके अंदर आ जाते हैं डिविजनल हेड आ जाते हैं, आपके सब डिविजनल हेड्स आ जाते हैं, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन आ जाता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। अब देखो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कौन कौन से हैं, ये सारे हैं, यानी कि सेल्स मैनेजर हो गए, परचेज मैनेजर हो गया, आपका फाइनेंस मैनेजर हो गया, आपको पर्सनल मैनेजर, पर्सनल यानी कि यही ये वाला पॉइंट, इनके अंदर राइट होता है ना कि हाँ आप एम्प्लॉयज़ की काउंट को लेकर डिसीजंस ले सकते हो, है ना। तो ये यानी कि यहाँ पे पर्सनल मैनेजर भी आ गए, ठीक है। तो ये इसके अंदर था मिडिल मैनेजमेंट के अंदर। अब देखो बात कर लेते हैं लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, यानी कि सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल। यानी कि ऑपरेशनल से मतलब क्या होगा, डे टू डे एक्टिविटीज़ वाला लेवल हो गया, ठीक है। इसके 3 नेम्स है, सुपरवाइजरी लेवल बोल सकते हो, लोअर लेवल बोल सकते हो, या फिर ऑपरेशन लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हो। देखो ये क्या होता है, ये होता है मिडिल लेवल और वर्क फोर्स के बीच में। देखो चार्ट बनाओ, टॉप होता है, मिडिल होता है और दूसरा बॉटम होता है, ठीक है। अब देखो
और लास्ट में क्या आ जाते हैं, वर्क फोर्स आ जाती है, ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। इनके बीच में क्या करेगा, ये लिंक बनाता है। बॉटम मैनेजमेंट क्या बनाएगा, लिंक बनाएगा किसके बीच में, मिडिल मैनेजमेंट के बीच में और वर्क फोर्स के बीच में, ठीक है। ये क्या बनाएगा, लिंक बनाएगा इन दोनों के बीच में, फॉर्म्स लिंक बिटवीन मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्क फोर्स, ठीक है। मैनेजर्स एट दिस लेवल कॉल्ड फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर। देखो, जो बॉटम लाइन ऑफ मैनेजमेंट का जो मैनेजर है उसे क्या बुलाओगे आप, फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर, ठीक है। क्यों बुलाओगे, देखो कभी भी कंपनी सीधे टॉप मैनेजमेंट बना लो ऐसे ही नहीं चल जाएगी। हमेशा आपको सर्वाइवल करने के लिए आपको वर्कफोर्स ज़रूरी है, आपको बॉटम से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट लाइन हो गई, ठीक है। तो हम इस फर्स्ट लाइन में जो वर्क कर रहा है और इस फर्स्ट लाइन का जो हेड है उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन मैनेजर या फिर फर्स्ट लाइन सुपरवाइज़र, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, फर्स्ट लाइन सुपरवाइज़र आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल और प्रॉफिट और द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो आगे इसके अंदर कौन कौन आता है, ये बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सुपरवाइजर्स आते हैं, फोरमैन आते हैं और इंस्पेक्टर्स आते हैं। देखो इंस्पेक्टर्स कौन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कभी रॉ मटेरियल आया कंपनी में, ठीक है, रॉ मटेरियल आ गया, अब उस रॉ मटेरियल की जो चेकिंग वगैरह होती है वो कौन करता है, वो चेकिंग करते हैं कौन, इंस्पेक्टर्स करते हैं, ठीक है। सुपरवाइजर हो गए जो सुपरवाइज करते रहेंगे वर्क को, ठीक है। और जो फोरमैन होता है, फोरमैन कौन होता है, एक स्किल्ड पर्सन होता है जिससे पूरा चार्ज होता है। देखो फोरमैन कौन हो गया, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये कुछ वर्कर्स का ग्रुप है, ठीक है, ये कुछ वर्कर्स का ग्रुप है, तो इन वर्कर्स के ग्रुप के लिए एक एक फोरमैन असाइन कर दिया गया है। यानी कि इसके अंदर स्किल होती है, फोरमैन के अंदर स्किल्स होते हैं जिसकी वजह से वो एक ग्रुप का वर्क अच्छे से चेक कर सकता है, ठीक है। तो फोरमैन ये लोग हो गए। तो इसके अंदर कौन कौन आ जाता है, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं जो वर्क को सुपरवाइज करते रहेंगे, ये फोरमैन के ऊपर होते हैं, ठीक है। और फोरमैन कौन हो गए, जो वर्कर्स के ग्रुप का हेड होते हैं, ठीक है। और इंस्पेक्टर्स कौन होते हैं, जो रॉ मटेरियल को चेक करते रहते हैं या मशीनरी को इंस्पेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो इनका वर्क क्या होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जॉब पे रहने वाली ही ट्रेनिंग को ये लोग करवाते हैं। कौन करवाएगा, सुपरवाइजर लेवल करवाता है वर्कर्स को, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर कहीं ब्रिक बन रही हूँ, ठीक है, ब्रिक बन रही हूँ और ठीक है, और वहाँ पे वर्कर आपने असाइन कर लिया, ठीक है, वर्कर्स वर्कफोर्स आप ले आए, लेकिन उन वर्कर को भी वर्क करना सिखाओगे ना कि हाँ भाई आप कैसे मड को आप ब्रिक के स्ट्रक्चर में उसको डालोगे आप, ठीक है, और उससे कैसे आप बनाओगे या उससे आप कैसे कितने टेम्परेचर पे आप हीटिंग के लिए भेजोगे, तब जाके कहीं पे जाके ब्रिक फॉर्म होगी। तो यानी कि ये ऑन जॉब पे रहते रहते आपको सारी ट्रेनिंग मिल जाती है। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सुपरवाइजरी लेवल की। ये कौन, इनका अगला टारगेट क्या है, ये क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं, इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये गुड क्वालिटी वर्क को मैनेज करें और गुड क्वालिटी वर्कर को भी मैनेज करें, ठीक है। इन्हीं के अंदर होता है कि ये इंश्योर करें गुड क्वालिटी वर्क हो रहा हो ऑर्गेनाइजेशन में और गुड क्वालिटी के वर्कर्स हों, ठीक है, वर्कफोर्स के अंदर। इनका अगला काम क्या होता है, ये फीडबैक देते रहते हैं, ये कंटिन्यूसली फीडबैक किसे देते रहते हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, कि वर्कफोर्स कैसे काम कर रही है, ये हमें कितना और अमाउंट चाहिए, फाइनेंस चाहिए हमें अपनी बॉटम लाइन ऑफ मैनेजमेंट को चलाने के लिए, वर्कफोर्स के लिए क्या क्या सैलरी है उनकी, क्या क्या डिमांड्स वगैरह, तो ये सारा फीडबैक वगैरह देते रहते हैं, ठीक है। अब इनका अगला काम क्या होता है, ये इम्प्लीमेंट कराते रहते हैं जो पॉलिसीज़ टॉप मैनेजमेंट ने मिडिल मैनेजमेंट को दी है, ठीक है, और जो मिडिल मैनेजमेंट ने बॉटम मैनेजमेंट को दी है। तो बॉटम मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो मिडिल मैनेजमेंट ने इन्हें पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कराने के लिए दी हैं, तो बॉटम मैनेजमेंट उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे कराएगा, ठीक है। तो ये इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगला पॉइंट इसमें आ जाता है, ये अरेंज करते हैं, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस कंपनी में जो भी टूल्स हैं, मटेरियल्स हैं या मशीन्स हैं, वो वर्कफोर्स के लिए अवेलेबल बनी रहे, हाई क्वालिटी मशीन्स रहे, हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल रहे और हाई क्वालिटी इनके लिए टूल्स रहे, ठीक, अरेंज करवाएंगे। लास्ट पॉइंट आ जाता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर वर्कफोर्स। देखो वर्कफोर्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि कंपनी के अंदर ऑफिस के अंदर बैठे हुए एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, लिविंग स्टैंडर्ड या उनका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है। तो वर्कफोर्स के लिए भी वर्किंग एनवायरनमेंट उतना ही ज़रूरी होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी गई है, सुपरवाइजरी लेवल को दी गई है, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट के फीचर्स, ठीक है। देखो मैनेजमेंट के अंदर फीचर्स की क्या ज़रूरत पड़ी,
फीचर्स की ये ज़रूरत पड़ी, देखो मैनेजमेंट ये जानते हो कि ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है जिसके अंदर कई सारे बेसिक फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। अब ये फंक्शंस क्यों हमें ज़रूरी पड़े, इसलिए ज़रूरी हैं ताकि जो मैनेजर है वो अपने इन फंक्शंस को परफॉर्म करके, ऑर्डर के अंदर इन फंक्शंस को परफॉर्म करके ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल कर सके। तो इसीलिए इन फीचर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, यानी कि द मैनेजर हैव टू परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। अब देखो बात करें इसके अंदर POSDC के अकॉर्डिंग प्लानिंग आता है। देखो प्लानिंग सबसे पहले क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, ठीक है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से ही डिसाइड कर लेना, यानी कि एडवांस में ही डिसाइड कर लेना व्हाट इज़ टू बी डन, कि करना क्या है, ठीक है। हाउ इज़ टू बी डन, कि होगा कैसे, और हु हैज़ टू डू इट, कि कौन करेगा, यानी कि करना क्या है, होगा कैसे और करेगा कौन, ये पहले से ही डिसाइड कर लेना, ठीक है। करना क्या है, यानी कि गोल को अचीव करना है, कैसे करना है वो स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, ठीक है। और करेगा कौन, ठीक है, जो जो स्किल्ड वाइज एम्प्लॉयज़ हायर कर रखे हैं उनमें से कौन करेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाता है, देखो गोल्स जो हैं, गोल को पहले से ही प्री डिटरमाइंड, यानी कि पहले से ही डिसाइड कर दिए जाते हैं, यानी कि प्लानिंग हुई और उनकी जो अप्रोच होगी वो भी डिसाइड हो जाती है एडवांस में, ठीक है। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन एंड हु हैज़ टू डू इट, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइज यानी कि कलेक्ट करना चीज़ों को, ठीक है, ग्रुप बनाना। अब देखो इसके अंदर क्या आ जाता है, असाइनिंग टास्क, यानी कि जो टास्क है उनको असाइन करना, ठीक है, टास्क करना, ठीक है, असाइनिंग टास्क, ग्रुपिंग टास्क इन डिपार्टमेंट, गिविंग अथॉरिटी, एलोकेटिंग रिसोर्सेज। देखो इसके अंदर क्या आ जाता है, टास्क बनाना, ठीक है, उन्हीं टास्कों को ग्रुप में यानी कि डिवाइड करके डिपार्टमेंट को देना, अथॉरिटी देना डिपार्टमेंट्स को, ठीक है, रिसोर्स कहाँ कहाँ लगेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, कैसे कैसे यूज़ होंगे, ये सारा जो वर्क है ये किसके अंदर आता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है, ऑर्गेनाइजिंग फीचर के अंदर आता है, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल हो सके, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या आ जाता है, ग्रुपिंग करना आता है। देखो टास्क बना दिया, टास्क को डिपार्टमेंट में डिज़ाइन कर देना, उनको अलॉट कर देना, अथॉरिटी दे देना उन डिपार्टमेंट को, ठीक है, रिसोर्स को एलोकेट कर देना, डिवाइड कर देना। और ये सब क्यों किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल फुलफिल हो सके। अब बात कर लेते हैं स्टाफिंग फीचर की। देखो स्टाफिंग यानी कि एम्प्लॉयज़ को समझ में आ रहा है तुम लोगों को, देखो रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज़, चाहे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर लो या स्टाफ को रिक्रूट कर लो, ठीक है, बाय इवेंट, कैसे, देखो इसके अंदर क्या होता है, रिक्रूट करना एम्प्लॉयज़ को या स्टाफ को कैसे करोगे, उनके स्किल्स के और नॉलेज के बेसिस पे करोगे, बिफोर ऑफरिंग देम जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी देने से पहले चाहे एम्प्लॉयज़ को चाहे स्टाफ को हायर करने के लिए आपको उनकी स्किल्स, आपको उनको एप्टीट्यूड, उनकी नॉलेज को टेस्ट करना होगा, ठीक है। और वो टेस्ट कैसे करोगे, देखो जो एम्प्लॉयज़ हैं और स्टाफ, इन दोनों के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस होता है और स्टाफिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। ये आगे आएगा चैप्टर में, ठीक है। अब देखो इसके अंदर और क्या क्या होता है, स्टाफिंग के अंदर वर्क एक्टिविटी हो गई, जो भी वर्क एक्टिविटी है, कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे वर्क करेगा, कितना वर्क करेगा, ठीक है, ये सब हो गया। लेबर के आवर्स हो गए, ठीक है, लेबर आवर हो गए, कितने फिक्स रहने चाहिए, ठीक है। और दूसरा एम्प्लॉयज़ का वर्किंग आवर, ये सारे जो डेटा हैं, ये सर्टेन डेटा इसके स्टाफिंग के ही अंदर आता है। बेसिकली स्टाफिंग किस लिए होता है, एम्प्लॉयज़ और स्टाफ की रिक्रूटिंग के लिए होता है, उनके स्किल्स और नॉलेज के बेसिस पे उनका एवेल्यूएशन किया जाता है। इसके अंदर वर्क जो भी होगा या लेबर आवर्स होंगे या एम्प्लॉयज़ का वर्किंग टाइम होगा, इन सभी की कैलकुलेशन रखी जाती है स्टाफिंग के अंदर, ठीक है। डायरेक्टिंग के अंदर क्या आता है, देखो डायरेक्टिंग यानी कि डायरेक्ट करना, हम आपको लीड करेंगे, हम आपको दिशा दिखाएंगे, डायरेक्शन देंगे। देखो लीडिंग एंड एनकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू कंप्लीट एलोकेटेड टास्क, जो एम्प्लॉयज़ को या जो स्टाफ को जो टास्क दिया गया है उसे उन्हें पूरा करवाना, उन्हें उस डायरेक्शन में लेके जाना। मैनेजर ही है जो उन्हें उस डायरेक्शन में लीड करेगा, एम्प्लॉयज़ को उन्हें एनकरेज करेगा ताकि वो अपना टास्क जो है उसे टाइम पे फुलफिल कर पाएँ, ठीक है। इससे एम्प्लॉयज़ की इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, कंपनी के गोल्स जल्दी फुलफिल हो पाएंगे, ठीक है। देखो डायरेक्टिंग के ही अंदर मोटिवेशन वाला प्रोसेस आता है। देखो मोटिवेट करेगा कौन, करेगा मैनेजर, ठीक है। मोटिवेशन दो तरीके की होती है, चाहे पॉजिटिव मोटिवेशन ले लो चाहे नेगेटिव मोटिवेशन ले लो, दोनों ही एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए ही हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवमेंट के लिए ही हैं। इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी आती है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है।
डायरेक्टिंग के अंदर लीडरशिप वाला टॉपिक भी आएगा आगे, ठीक है, जिसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर होगा उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, ताकि वो टीम को कैसे लीड कर पाए, कैसे डायरेक्ट कर पाए, कैसे एनकरेज कर पाए। अब देखो लास्ट पॉइंट बहुत ईजी है, मेरा मोस्ट फेवरेट चैप्टर है कंट्रोलिंग। देखो कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग मतलब क्या हो गया कि किसी चीज़ पे कंट्रोल करना, और कंट्रोल कैसे करना, देखो इसके अंदर क्या आता है, ये चेक करता है एरर, कहाँ मिस्टेक हो रही है और कहाँ पे उस मिस्टेक के लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय पे या कहीं पे वर्किंग डिपार्टमेंट में कहीं मिस्टेक हो रही है तो वहाँ पे कैसे करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं, कैसे वहाँ पे सुधार किया जाए, ठीक है। और ये सब क्यों किया जाता है, ताकि मिनिमाइज कर सकें जो भी डिफ्लेक्शन या डेविएशंस हो रहे हैं, यानी कि पाथ से अलग चलना, यानी कि डेविएशन, उन डेविएशंस को मिनिमाइज करना, ठीक है। ये सब किसके अंदर आता है, कंट्रोलिंग के अंदर आता है। देखो नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसकी देखो बात कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो जो अभी हमने फंक्शंस पढ़े थे POSDC, ये सभी 5 फंक्शंस जो है वो हर मैनेजर करेगा, ठीक है, हर लेवल पे करेगा। अब देखो इन सभी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, सारे फंक्शन अच्छे से फंक्शन करें, इसके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है, यानी कि समन्वय जरूरी है। देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि सिंक्रोनाइज करना, इंटीग्रेट करना, यानी कि यूनिफाई करना, सिंक्रोनाइज करना, इंटीग्रेट करना, या फिर बोल सकते हो यूनिफाई करना। इन सब का मतलब क्या है, मेकिंग थिंग्स वर्क टुगेदर, यानी कि इन सबको कलेक्टिवली करना, ठीक है, वर्क टुगेदर हो ये सारी चीज़ें। देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो, कोऑर्डिनेशन के अंदर अश्योरेंस होती है कि हर कोई जानता है कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कैसे किया जाएगा, ठीक है। और इस सभी के साथ में बस जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी मैनेजर हैं, इन सभी लोगों का एक्टिव कोऑपरेशन चाहिए, यानी कि कोऑपरेशन चाहिए, कोई डिस्प्यूट नहीं चाहिए। जो भी वर्क दिया गया उसे कर लो, कुछ एम्प्लॉयज़ में आपस में कोई भी झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक्टिव कोऑपरेशन चाहिए, एक कोऑपरेट नेचर चाहिए पूरे वर्किंग ऑफिस में, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा करोगे, एक्टिव कोऑपरेशन रहेगा, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि टीम स्पिरिट मिलेगी। जो मैनेजर ने ग्रुप्स वगैरह डिसाइड कर रखे हैं, जो भी डिफाइन कर रखे हैं, उनके अंदर टीम स्पिरिट हो जाएगी, ठीक है। और जब टीम स्पिरिट होगी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसमें क्या आ जाएगा, हार्मनी आ जाएगी, यानी कि पीस आ जाएगा, यानी कि हार्मनी इन वर्क, पीस इन वर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो फीचर्स क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन के, कोऑर्डिनेशन जो है ग्रुप एफर्ट पे फोकस कर देगा, ठीक है, ग्रुप एफर्ट पे फोकस करेगा ताकि टीम स्पिरिट आए, एम्प्लॉयज में डिस्प्यूट्स कम रहे, एक जेलिसी वाली फीलिंग ना रहे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या एश्योरेंस मिल जाती है कि यूनिटी ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, जो भी लोग वर्क कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, गोल को फुलफिल करने के लिए एक्टिव कोऑपरेशन के साथ में, तो यानी कि एक्शन जो है इन सभी की यूनिटी बन के रहेगी, ठीक है। परपीचुअल कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन, क्या है, परपीचुअल कॉन्सेप्ट, यानी कि यूनिवर्सल है, कॉमन टू ऑल, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी रहे, कोई भी एंटरप्राइज बना रहे, कोई भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनी रहे, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, कोऑर्डिनेशन हर जगह जरूरी है। अगर क्लास देखो, तुम्हारी क्लास में भी कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, टीम स्पिरिट रहती है, वहाँ पे भी स्टूडेंट के बीच में एक क्लासमेट स्पिरिट रहेगी, वहाँ पे कभी भी लड़ाई झगड़े तो होते हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग एकजुट होकर ही रहते हो, ठीक है, हार्मनी बनी रहती है तुम्हारे क्लास में भी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन परपीचुअल कॉन्सेप्ट यानी कि यूनिवर्सल है। इसके अंदर क्या होती है, ये ऑब्लिगेशन है हर लेवल ऑफ मैनेजर्स के लिए, यानी कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर मैनेजर की, चाहे टॉप पे हो, चाहे बॉटम पे हो, चाहे सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हो, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन को अप्लाई करे, कोऑर्डिनेशन को हर किसी को समझाए, वहाँ पे वर्किंग में लाए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन को। देखो ये क्या है, डेलिब्रेट फंक्शन है, डेलिब्रेट माने इंटेंशनली किया जाए, जो किसी पर्पस के लिए किया जाए। देखो कोऑर्डिनेशन तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है कि कोऑर्डिनेशन करेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, कंपनी में डिस्प्यूट्स कम होंगे, हर किसी को पता होगा कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, हर कोई उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जाएगा, है, हर कोई कोऑपरेशन के साथ में वर्क करेगा, ठीक है, टीम स्पिरिट बनी रहेगी, हार्मनी देखने को मिलेगी वर्क में। तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम जान रहे हो ना कि हाँ भाई इसका कुछ ना कुछ तो
पर्पस है तभी हम कर रहे हैं। तो यानी कि ये क्या होगा, एक डेलिबरेट फंक्शन है, जानबूझ के किया गया एक फंक्शन है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। देखो बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस की, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या थी, एनर्जी थी जो हर किसी को यूनिफाई करके रखी थी, सिंक्रोनाइज करके रखी थी, इंटीग्रेट करके रखी थी, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी 3 इंपॉर्टेंस है मेनली, ग्रोथ इनसाइट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और थर्ड है स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो ग्रोथ इनसाइट का क्या मतलब है, ये तो जान रहे हो, डे बाई डे बिजनेस एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती जा रही हैं, ठीक है। अब देखो अगर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी, ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा, तो उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके काउंट में भी राइज आएगा, यानी कि एम्प्लॉयज़ की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो जब एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे तो देखो एम्प्लॉयज़ तुम हायर करोगे, ठीक है, स्टाफिंग के थ्रू तुम हायर कर लोगे, लेकिन देखो हर एम्प्लॉय का, हर अलग अलग पर्सन का उसका अप्रोच अलग होती है, उसकी इंटरेस्ट अलग होती है, वर्किंग क्वालिटी अलग होगी, कैसे काम करता है, हर किसी का मतलब प्रीवियस वर्किंग बैकग्राउंड अलग होगा, ठीक है, एप्टीट्यूड लेवल अलग होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सभी का डिफरेंट डिफरेंट होंगी, ठीक है। अब देखो ये चैलेंज बन जाता है, क्या बन जाता है, ये चैलेंज बन जाता है कि यूनाइट कैसे करके रखें इन सभी डिफरेंट माइंडसेट वाले पर्सन्स को, ताकि कंपनी का गोल अचीव हो पाए हारमोनी के साथ, ठीक है। अब ये सब कैसे अचीव होगा जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही, इन सबको टॉलरेट तो कर नहीं सकते, इन सभी को वर्क करवाना है, देखो तो क्या करेंगे हम, कोऑर्डिनेशन को लेके आएंगे। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, विद कोऑर्डिनेशन स्किल अ मैनेजर विल ब्रिंग देम ऑल टुगेदर, इन सभी लोगों को साथ में लेके आएगा, ठीक है, और उन्हें डायरेक्ट करेगा कि आप अपना प्री डिटरमाइंड गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसे फुलफिल करो आप लोग, ठीक है। इसके अंदर ये हो जाता है। अब देखो ये नेसेसरी होता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन लाओगे तभी गोल फुलफिल हो पाएगा, चाहे कोई भी डायनेमिक सिचुएशन आ जाए, ठीक है, चाहे इंटरनली आ जाए चाहे एक्सटर्नली आ जाए, कोऑर्डिनेशन ले आओगे तो कंपनी की गोल अचीव होता रहेगा। अगला देखो इसमें आ जाता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हो जाता है, ये आता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कई सारे पोर्शंस होते हैं, यानी कि कई सारे अलग अलग कैटेगराइजेशन किया गया है, देखो किसमें किया गया, डिविजन्स होते हैं कंपनी के अंदर, सेक्शंस होते हैं और डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो डिपार्टमेंट कौन से हो जाते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो जाता है, सेल्स डिपार्टमेंट हो जाएगा, परचेज हो जाएगा, एचआर डिपार्टमेंट हो जाता है। तो ये जो सारे ये जो डिपार्टमेंट हैं, ये बॉटम से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक के जो भी आते हैं, चाहे रॉ मटेरियल वाली कंपनी लाइन में ले लो या ऑफिस वर्क वाला ले लो, ठीक है, इन सभी में डिवीजन सेक्शन डिपार्टमेंट होते हैं। तो इन सभी जो अलग अलग पोर्शंस हैं, इन सभी की स्ट्रेटजीज़ अलग है, इन सभी का वर्क करने का स्टाइल अलग है, इन सभी की पॉलिसीज़ अलग है ना, डिफरेंट गोल स्ट्रेटजीज पॉलिसीज़ हैं इन सब की। अब देखो अगर ये सब लोग अपना अलग ही अलग वर्क करते रहेंगे, सब लोग की अप्रोच अलग रहेगी, तो कंपनी का गोल कैसे फुलफिल होगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, रिक्वायरमेंट बन जाती है कि क्या करें, लिंक करें इन सभी की एक्टिविटीज़ को, ठीक है, इन सभी डिपार्टमेंट की डिविजन्स की एक्टिविटीज़ को एक साथ में, ताकि गोल अचीव हो जाए कोऑर्डिनेशन के थ्रू, ठीक है। अब देखो स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब होता है, स्पेशलाइजेशन देखो ध्यान से समझना, इसके अंदर क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल एक मेन एक्टिविटी है, ठीक है, मेन एक्टिविटी को तुमने स्प्लिट कर दिया, यानी कि उसे ब्रेक कर दिया, जैसे एक बड़ा टास्क है, ठीक है, उसे तुमने ब्रेक। अब देखो मेन एक्टिविटी है, ठीक है, उसे आपने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब देखो वो किस में डिवाइड हो गई, सब एक्टिविटीज़ में हो गई, ठीक है, और वही सब एक्टिविटीज़ जो हैं, वही सब एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें अलॉट कर दिए जाएंगे अलग अलग पर्सन को, ठीक है, जो उनमें एक्सपर्ट होगा। फिर उन्हीं एक्टिविटीज़ को क्या करना होगा, हर किसी का अपना स्टाइल है, ठीक है। अगर आज वर्क मिला है तो वो कभी जाके फॉर एग्जांपल अगर वो ट्यूसडे को सबमिट कर सकता है, दूसरा इंसान जो अपने को एक्सपर्ट मान रहा है वो फ्राइडे को सबमिट करेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा, इससे कंपनी का गोल कैसे फुलफिल होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हर कोई जिसे भी वर्क मिला गया है वो कंपनी के मेन गोल को कंसर्न में रख के पूरा वर्क टाइम पे कंप्लीट करे, ठीक है। देखो इसको एक एग्जांपल के साथ समझो, फॉर एग्जांपल अगर टीचर्स डे का तुम लोग क्लास डेकोरेट करोगे, ठीक है, तुम लोग को प्लानिंग पहले से ही करनी पड़ेगी, तो यानी कि टीचर्स डे सेलिब्रेशन ही तुम्हारी मेन एक्टिविटी होगी, ठीक है। इसे तुम क्या कर दोगे, स्प्लिट कर दोगे, किस में कर दोगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ में तुम स्प्लिट कर दोगे, ठीक है। कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसे तुम बोल दो, अपने फ्रेंड से तुम बोल दोगे कि
तुम लोग अपना टेप या डेकोरेशन या बलून वगैरह कर लेके आओ, दूसरा को बोल दो कि तुम लोग केक डिसाइड करो, ठीक है, केक लेके आना, तीसरे को बोल दो कि तुम लोग चॉकलेट वगैरह या कुछ भी स्नैक आइटम लेके आओ, ठीक है, और नेक्स्ट अगले वाले को बोल दोगे कि तुम लोग सब मैनेज ऐसे करके, और मतलब सभी में अलग अलग एक्टिविटीज तुमने डिवाइड कर दी उनके एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो ये तो देखो टीचर्स डे हो रहा है, फिक्स डेट को हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो हो नहीं सकता ना कि टेप तुम लोग परसों ले आओ, टीचर्स डे है कल, तो ऐसा तो चलेगा नहीं ना। इसीलिए हर किसी को कंसर्न के अकॉर्डिंग, यानी कि कंसर्न यानी कि चिंता रखनी होगी कि हाँ भाई टोटल वर्क क्या है, मेन एक्टिविटी क्या है, और उस मेन एक्टिविटी को हम लोग को कब तक फुलफिल करना है, ताकि हम लोग अपना अपना वर्क भी एक साथ कर लें। ग्रोथ इन साइज है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, स्पेशलाइजेशन है, ये इंपॉर्टेंस हो जाती है कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ही है जो हर किसी को सिंक्रोनाइज मैनर में करके वर्क करवा सकती है हारमनी में, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, इन हारमनी बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए।